हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है पूरे मंथ का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में। और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो शार्प लर्निंग ऐप पर है। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं जाके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इन सब वीडियो में हम टॉपिक वाइज कंटेंट देते हैं। जैसे सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्य फैसले, इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स पर भी चलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग या कहें भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में इनमें से किस तरह के बदलाव का फैसला किया है? आंसर क्या होगा इसका? इसमें जो आंसर होगा वो उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी, कैंडिडेट्स की। और दूसरा ये है कि एक ईवीएम शीट पर अधिकतम 15 उम्मीदवार दिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिखेंगे। 20-20 उम्मीदवार होते थे, अब लिमिट कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ए और बी ये दोनों होगा। ओके, तो ये पूरी डिज़ाइन वगैरह में मतपत्र के जो या कहें ईवीएम की जो शीट होती है, ठीक है, मशीन होती है, उसमें उसके डिज़ाइन में बदलाव की घोषणा की है। लक्ष्य यही है कि मतदाताओं को सही दृष्टता हो जाए, मतलब देखने में सही लगे, पठनीयता हो, पढ़ सकें और एक रूपता हो सके। ठीक है, तो इसके लिए ये बदलाव किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस वक्त? ज्ञानेश कुमार है। और दो अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके नाम आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख के बाद कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर घोषित हो गया है? क्या आंसर इसका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश मतलब विश्व साक्षरता जो दिवस था 8 सितंबर को, 8 सितंबर को, तो उसी के दौरान ये घोषित किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो उन्होंने कहा कि राज्य की जो साक्षरता दर है वो 99.3% हो गई है। तो आमतौर पे ये नियम है कि राष्ट्रीय मानक है कि अगर 95% से अधिक अगर है तो फिर उसको साक्षर राज्य घोषित किया जा सकता है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग वायरस बीमारी से। क्वेश्चन होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने या उसके अनुसार दुनिया में कितने लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिनमें से प्रत्येक 100 की मौत इसकी वजह से हो रही है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 अरब से अधिक। क्या है? 1 अरब से अधिक। ये जो डेटा है वो WHO ने जारी किया है इसका। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2025 में DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो वहाँ पर इबोला का एक नया प्रकोप सामने आया है। तो क्या है वो? इबोला होता क्या है? आंसर होगा वायरस है। ठीक है, वायरस है ये। ओके, और ये वहाँ पर पाया गया सितंबर में। शुरुआत में ही 15 लोगों की जान चली गई और अब तक ये 16वां इस देश में कांगो में 16वां ये इबोला का प्रकोप है। ये बहुत ही गंभीर और बहुत घातक बीमारी माना जाता है। इबोला वायरस होता है और ये वायरस फिलो वायरस परिवार से संबंधित है। पहली बार इसकी पहचान हुई थी 1976 में और उसके बाद से अफ्रीका में ख़ास तौर पर कई सारे आउटब्रेक हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन जो है वो चमगादड़ को माना जाता है, वो इबोला का प्राकृतिक वाहक माना जाता है, नेचुरल होस्ट माना जाता है। लेकिन इंसान से इंसान में भी होता ही है। संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीना, यहाँ तक कि थूक, उल्टी, दस्त या अन्य अगर शारीरिक द्रव है तो उसके अगर सीधे संपर्क में आ रहे हैं तो ये हो जाता है। यहाँ तक कि जो संक्रमित सुइयाँ हैं, मेडिकल उपकरण है या शव को छूने से भी या दफनाने की प्रक्रिया के दौरान भी ये हो सकता है। तो अब तक कई बार बहुत मौतें हुई हैं। 11,000 से अधिक 2014 से 16 के बीच में हुआ था पश्चिम अफ्रीका में। 18 से 20 के बीच में ये 2300 मौतें हुई थी। तो ये बहुत ही गंभीर ये बीमारी है और उसकी बात हमने की। कांगो यानी DRC कांगो, उसकी राजधानी क्या है? किनशासा। राष्ट्रपति हैं वहाँ के फेलिक्स त्शेसिकेदी। ओके, मुद्रा वहाँ पर चलती है कांगोलीज फ्रैंक। अगला क्वेश्चन अब आर्थिक से लेते हैं हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड। विदेश व्यापार निदेशालय यानी DGFT उसने भारत के विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों
के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत किए बिना किस प्रकार के आभूषणों के आयात पर सितंबर 2025 में प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर क्या होगा इसका? चांदी के जो आभूषण हैं बने हुए, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है 31 मार्च 2026 तक के लिए। ठीक है, क्यों किया गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा आयात हो रहा था। हाँ, रॉ जो चांदी है उसके आयात पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आभूषण पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि भारत में जो आभूषण बनता है फिर वो कंपटीशन में उसको दिक्कत हो रही थी। ठीक है, भारत का जो चांदी आभूषणों का आयात है वो अप्रैल से जून 2025 में बढ़कर ये 235.1 मिलियन डॉलर का हो गया था, और जो पिछली इसी तिमाही में इसी के दौरान बहुत कम था। और इस बार जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वो 270% तक की बढ़ोतरी मिली थी। और ज़्यादातर जो आयात है ना वो थाईलैंड से हो रहा था लगातार, और तो ये कंट्रोल किया गया है सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? जीडीपी विकास दर आंसर का 7.8% ये रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट। किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने यानी एनएसओ ने ये जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। ओके, जीडीपी की गणना कैसे होती है या जीडीपी होता क्या है? अगर हम कहें तो जीडीपी किसी भी देश के जो है ना वो आर्थिक पैमाना, मतलब उसकी जो स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है या ग्रोथ रेट कैसा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है या पीछे घट रहा है, तो उसके मापने का एक तरीका है। ठीक है, उसको गणना कैसे की जाती है? ये एक फार्मूला है, उसमें क्या है? C+I+G+X-M, यानी C मतलब हुआ कंज्यूमर एक्सपेंसेस, यानी आप और हम जो खर्च करते हैं वो कितना कर रहे हैं। I मतलब इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है नए उद्योगों को लगाने में, ठीक है, या जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में। तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कितनी खर्च कर रही है, इसके प्लस कर दिया जाता है X-M यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इस तरीके से जीडीपी की जो है ना टोटल गणना कर ली जाती है, और जीडीपी से ही हमें पता चलता है कि हमारा विकास दर देश का कितना है एक्चुअल में। ओके, और यहाँ एक और बात बताऊँ कि ये पिछली 5 तिमाहियों में सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिली है, 5 तिमाहियों में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सरकारी गोदामों में चावल के भंडार का रिकॉर्ड स्टॉक पहुंच गया, तो 1 सितंबर 2025 को ये कितना था? ये आंकड़ा कितना था? आंसर होगा 48.2 मिलियन टन। ये 4,82,00,000 टन हुआ। ओके, तो उच्च स्तर है अभी। 1 सितंबर को जो चावल का जो भंडार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, लगातार बढ़ गया है। और ये देखिए कुछ आंकड़े भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, कितना? 48.2 मिलियन टन हो गया, और पिछले वर्ष से 14% अधिक है। ओके, और सरकारी लक्ष्य जो था वो बहुत ही कम इतना था, लेकिन ज़्यादा हुआ है क्योंकि पिछली बार रिकॉर्ड फसल हुई है। और गेहूं का भंडारण भी इस बार उच्च स्तर पर है। 1 सितंबर तक 33.3 मिलियन टन पहुंच गया, जो 4 साल का उच्चतम स्तर देखने को मिला है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात है ये। और क्या है, भारत जो है वैश्विक चावल निर्यात का 40% हिस्सा रखता है। भारत निर्यात करता है, दुनिया में जितने निर्यात होते हैं ना, जो 40% हिस्सा भारत का दुनिया के देशों में जाता है। ओके, मार्च 2025 में चावल पर सभी तरह के निर्यात के प्रतिबंध हटा लिए गए थे। ये काफ़ी बढ़ा है, मतलब भारत जो है वो चावल निर्यात में बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस कर रहा है, और जबकि गेहूं का जो स्टॉक है वो भरपूर मात्रा में रखा हुआ है। अब समस्या ये भी होगी कि अभी आने वाले वक्त में जब चावल की नई फसल आ रही है उसके स्टॉक की समस्या है, तो भारत सरकार क्या करी, उस जो पिछला स्टॉक है उसको निर्यात करने की भी कोशिश कर रही है तेज़ी से। ठीक है, तो गोदामों में कैसे रखे जाते हैं? जो FCI है या सरकार ने प्राइवेट जो गोदाम रखे हुए हैं FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके तहत तो वहाँ पर चावल का भंडार रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि भारत की जो खाद्य ज़रूरतें हैं वो पूरा हो सके, और इसको PDS के ज़रिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके ज़रिए ये लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सितंबर 2025 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को कितना बेसिस पॉइंट घटाकर किस सीमा तक ले आया? वो
इसका आंसर क्या होगा, 25 बेसिस पॉइंट घटाया है और ये 4 से लेकर 4.25% का जो उसका ब्याज दर है वो उस पर आ गया है। ये फेडरल रिज़र्व। फेडरल रिज़र्व क्या है, अमेरिका का, जैसे आप मान लीजिए कि भारत का जैसे आरबीआई है ना सेंट्रल बैंक, वैसे ही वहाँ का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिज़र्व कहेंगे उसको, ठीक है। तो ये बेसिस पॉइंट इतना जो है ना वो उसने कटौती की है और उद्देश्य वहाँ पर यही है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अमेरिका में बेरोजगारी को कम करना, ठीक है। तो ये अभी ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में और ज़्यादा ब्याज दरों में कटौती की जाएगी। अब इसका क्या असर होगा, इसका असर पूरी दुनिया पे होता है, भारत पर भी इसका असर होगा। जब वहाँ पर ब्याज दर कम होंगी तो ऐसे में क्या होगा, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, भारत में एफडीआई वो आएगा, भारत के शेयर बाज़ारों में पैसा आएगा, ये फ़ायदा होता है। और एक और चीज़ होगी, भारत में भी जो ब्याज दर है ना वो आरबीआई कम, यानी रेपो रेट कहिए, वो कम करने की कोशिश करेगा। तो ये जो है ना वो ब्याज दर, बेंचमार्क ब्याज दर, ये समझ लीजिए भारत में जो रेपो रेट होता है वो हो गया एक तरह से, उसी की तुलना में आप कह सकते हैं। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट जो होता है ना भारत में अगर हम कहेंगे तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके ज़रिए घटा बढ़ाकर वो महंगाई को कम या ज़्यादा करने में उसको आरबीआई को मदद मिलती है, ठीक है। तो महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की जिम्मेदारी सरकार की भी है, लेकिन उससे भी प्राथमिक जिम्मेदारी जो है ना आरबीआई के पास है। और वैसे ही अमेरिका में वो जिम्मेदारी है फेडरल रिज़र्व के पास, ठीक है। तो अब इससे काफ़ी असर पड़ेगा। मैंने डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में काफ़ी ज़्यादा, करीब 12 मिनट तक इसके बारे में बताया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में थोक महंगाई दर अगस्त 2025 में कितनी थी, तो 0.52%, ये वाला जो है ना वो सही आंसर होगा, 0.52%। थोक मूल्य सूचकांक जो होता है ना, यानी WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके ज़रिए ये निकाला गया है और 2 महीने के बाद ये सकारात्मक आया है, मतलब 2 महीने तक माइनस में ही ये थोक जो महंगाई दर है वो रही थी। तो अब क्या हुआ है, खाद्य पदार्थों इन सब में की कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं, थोक में भी, तो इसलिए ये हम देख रहे हैं कि 0.52% रहा है। ओके, अच्छा किसने जारी किया है ये थोक महंगाई दर, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT, और ये जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। जबकि खुदरा महंगाई दर जो है ना वो NSO जारी करता है। GDP के भी आंकड़े कौन जारी करता है, NSO जारी करता है। लेकिन थोक महंगाई दर कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है DPIIT। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, अगस्त 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन कितनी रही, आंसर होगा 2.07%, ठीक है। ये खुदरा महंगाई दर रही है। ओके, इससे पहले यानी जुलाई में ये 1.55% थी, अगस्त में 2.07% रही है। ओके, तो ये जो है ना वो RBI का जो लिमिट है ना वो है 2 से 6% के बीच में, तो उतनी महंगाई होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत है। अब सवाल यहाँ पर होगा कि महंगाई दर किसने जारी की है, तो और ये NSO ने जारी किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंतर्गत आता है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चले आगे बढ़ते हैं। GST काउंसिल की 56th जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन से 2 मुख्य टैक्स स्लैब तय किए गए हैं। देखिए, टैक्स स्लैब जो कहा जा रहा है कि 2 ही हैं, 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा हैं, 3 है, लेकिन प्रमुख क्वेश्चन यहाँ क्या है, प्रमुख कौन कौन से, तो आंसर इसका होगा 5% और 18%, ठीक है। 5% है 18%, तो ये महत्वपूर्ण जो है फैसले लिए गए हैं। ओके, तो 22 सितंबर को ये टैक्स स्लैब जारी किया गया। एक और टैक्स स्लैब होगा जो 40% का है, और वो तंबाकू प्रोडक्ट, लग्जरी कार और चीज़ों पर लागू होगा। लेकिन ज़्यादातर जो आम लोगों के या कॉमन लोगों के उपयोग की वस्तुएं हैं वो सब 5% और 18% में हो गई हैं। पहले ये जो ना 4 तरह के बड़े टैक्स स्लैब हुआ करते थे, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक था 28%, ठीक है। तो अब ये 2 स्लैब ये कर दिया गया है, कम कर दिया गया है इसको। ओके, और ये देखिए आप,
ये जिन जिन चीज़ों में कम किया गया है, जो प्रमुख चीज़ें हैं उससे क्या फ़र्क पड़ा है, ये सब आप देख रहे हैं। ओके, तो मुख्य तौर पे 2 हैं, वैसे 3 हैं, एक 40% भी है, लेकिन अगर प्रमुख तौर पे पूछा जाएगा तो 2 ही बात करनी है, 5 और 18%। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। क्वेश्चन होगा, भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का परीक्षण किया जिससे भारत चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ गया है? आंसर क्या होगा? अग्नि प्राइम। ठीक है, अग्नि प्राइम की लॉन्चिंग की गई है DRDO के द्वारा, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा, और SFC के द्वारा, यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा। तो दोनों ने ये मिलकर किया है और इसके ज़रिए ये जो है ना वो लॉन्चिंग की गई है। बहुत ही खासियत है इसकी, करीब 2000 किलोमीटर तक का इसकी रेंज है और इसलिए इसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। और ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है, परमाणु वॉरहेड इसमें लगाया जा सकता है। 2 चरणों वाली ठोस ईंधन आधारित ये है, बेहतर प्रपल्शन है, री एंट्री व्हीकल है, मैन्यूरेबल है, MARV है, मतलब अंतरिक्ष में हम भेजते हैं इस मिसाइल को और उसके बाद फिर हम मतलब टारगेट एक सेट करके फिर बदल भी सकते हैं। ओके, और एक साथ कई जगह वो मिसाइलें गिरा सकता है, एक साथ कई जगह हमले कर सकता है, ये एक खास चीज़ है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह से भी पूछा जाता है कि अग्नि प्राइम के बारे में बताइए कि वो ठोस इंजन आधारित है या लिक्विड इंजन आधारित है या ठोस और लिक्विड दोनों पर आधारित है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा ये ठोस ईंधन पर आधारित है। और कनस्तरीकृत मिसाइल है, यानी कनस्तर में ये ट्रेन में ऐसे ऊपर उठा, मिसाइल उठी, कनस्तर था और उसमें से निकल के और फिर आगे बढ़ गया। और ये 1500 से 3000 किलोग्राम वजन तक के हथियार ले जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये परीक्षण किया गया, रेल आधारित पहली बार ट्रेन पर रखकर और इसको लॉन्च कर दिया गया, इम्पॉर्टेंट है। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि ट्रेन को अलग अलग जगहों पर चुपचाप रखा जा सकता है और गोपनीय रूप से, और फिर उसको लॉन्च किया जा सकता है, अलग अलग जगहों से अलग अलग लॉन्चिंग हो सकती है। ठीक है, तो एक ही जगह पूरे साजो सामान को रखने की ज़रूरत नहीं होगी, अलग अलग जगहों से लॉन्चिंग की जा सकती है। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने बेहतर तालमेल और एकीकरण के लिए पहली बार कितने संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है? आंसर का 3 सैन्य स्टेशन जो है ना वो स्थापित किए जाएंगे और ये 17 सितंबर को ये फैसला लिया गया और ये कि तीनों सेनाओं का ये होगा मिला जुला। और एक और चीज़ वो ये कि तीनों सेनाओं जो है ना वो मिलकर एजुकेशन जो शाखा है उसको मिलकर एक जॉइंट एजुकेशन कोर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो फैसला है कोलकाता में लिया गया था। कोलकाता में कमांडर लेवल की मीटिंग की गई थी, उसी के दौरान ये इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ। ओके, तो अभी आर्मी चीफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है, वहाँ पर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए या राहत देने के लिए कौन सा अभियान चलाया? आंसर मैंने पहले ही बता दिया, राहत देने की बात हो रही है तो ऑपरेशन राहत, ये इंडियन आर्मी के द्वारा ये किया गया। आपको पता है कि पंजाब बहुत भीषण बाढ़ की चपेट में है और दूसरे राज्य में भी स्थिति बहुत ख़राब है, तो आर्मी ने ये बहुत बड़ा काम किया है। अगला क्वेश्चन, किस पश्चिमी देश ने फिर से अपने रक्षा विभाग यानी मंत्रालय उसका नाम बदलकर अब युद्ध विभाग कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है? कौन सा देश है? आंसर होगा USA, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 सितंबर को ये फैसला किया और वॉर डिपार्टमेंट के रूप में कर दिया। यहाँ तक कि पेंटागन के जो वेबसाइट है ना, defense.gov था नाम उसका, defense.gov, अब उसका नाम बदल के war.gov कर दिया गया है। ठीक है, उनका कहना है कि हम डिफेंस बहुत हो गया, अब वॉर हमारा रहेगा नाम, हमारे डिपार्टमेंट का या मिनिस्ट्री का, और जब जब वॉर रहा है नाम तब अमेरिका ने बहुत काम किया है। दस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तक इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ही हुआ करता था। बाद में फिर
नाम बदला, फिर उसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कर दिया गया था। वहाँ डिपार्टमेंट कहा जाता है मिनिस्ट्री को, वो पूरा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, AFC फुटसल एशियन कप 2026 क्वालिफायर में भारत ने किस टीम को हराकर या किस देश को हराकर पहली अंतर्राष्ट्रीय फुटसल जीत दर्ज की है? किसको हराया है? आंसर होगा मंगोलिया को हराया है। 24 सितंबर को हराया है और जीत हासिल की है। कहाँ पर यह आयोजन हुआ था? कुवैत में ये आयोजन हुआ था, तो ये पहली जीत है। फुटसल आखिर क्या होता है? फुटसल, कई बार आप सोचेंगे कहीं फुटबॉल तो नहीं है जो गलती से फुटसल लिख दिया गया? नहीं, ये फुटबॉल नहीं है, फुटसल है। फुटबॉल को छोटा भाई कह सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल में कई खिलाड़ी होते हैं, इसमें मात्र 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं और वो खेलते हैं, और मैदान जो है ना वो बड़ा नहीं होता, बल्कि बास्केटबॉल का जो मैदान है ना उतना ही बड़ा होता है, उसी दूरी में खेला जाता है। और ये फुटबॉल वैसे बहुत जंप करता है ना, ये कम जंप करने वाला, कम उछलने वाली गेंद होती है, उससे फुटसल खेला जाता है और बहुत तेज गति से ये खेला जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तीरंदाजी संघ यानी AAI ने पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग शुरू की किस जगह पर? आंसर होगा दिल्ली में ये आयोजन किया गया है। तीरंदाजी प्रीमियर लीग 19 सितंबर को भारत ने लॉन्च की थी। ओके, तो आयोजित की जा रही है, ठीक है, तो ये है। और लीग को लॉन्च किया गया है 19 सितंबर को, और मैच कब होगा? तो 2 से 12 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? यहाँ पर फिडे मास्टर की बात हो रही है और महिला की बात हो रही है। आपने इससे पहले कई बार सुना होगा ग्रैंड मास्टर, तो ग्रैंड मास्टर बनने से पहले मास्टर बनना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद फिर ग्रैंड मास्टर का खिताब मिलता है। इसका आंसर होगा मरियम फातिमा। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है मरियम फातिमा, और शतरंज में कई अवार्ड जीते हैं उन्होंने। अभी ये पहली महिला मास्टर बनी है ये। इसके बाद अब ग्रैंड मास्टर की ओर बढ़ेंगी वो, ठीक है। एक खास पॉइंट फिडे के द्वारा निर्धारित है, उस पॉइंट को अचीव करने के बाद फिर फिडे के द्वारा मास्टर का, फिर ग्रैंड मास्टर की खिताब दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, आर वैशाली ने 2025 में कौन सा टूर्नामेंट जीतकर विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया? आंसर क्या होगा? फिडे विमेंस ग्रैंड स्विस। फिडे विमेंस ग्रैंड स्विस, ये 6 सितंबर को आर वैशाली ने किसको हराया? कैटरीना लागनो को हराया। कैटरीना लागनो रूस की खिलाड़ी थी, और ये खिताब जो है ना वो जीता है, और फिर वो इस टूर्नामेंट विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओके, जो अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट होते हैं ना, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कि ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक हो गया, और भी कई सारे, और दूसरी बात ये भी विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट, तो इसमें सीधे कोई खिलाड़ी एंट्री नहीं कर सकता है कि हम खेलने जा रहे हैं, बल्कि उसको उसके नीचे के स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के, ठीक है, तो उस तरह के या उसके छोटे लेवल के जो गेम्स हैं उसमें जीतना पड़ता है, उसमें एक खास पॉइंट लेना होता है, प्राप्त करना होता है, उसके बाद ही वो ऊपर के लेवल के, हायर लेवल का जो गेम है उसमें खेल सकता है, उसके लिए क्वालिफाई हो सकता है। तो यही यहाँ पर हुआ है। ओके, ओलंपिक में भी सीधे नहीं जा सकता है, बल्कि जैसे ओलंपिक में अगर खेलना है तो पहले एशियन जो गेम्स है उसमें एक बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, तब उसमें इतने पॉइंट्स होने चाहिए, तब ओलंपिक में आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, आनंद कुमार वेल कुमार, तो उन्होंने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला खिताब किस स्पर्धा में जीता है? इनमें से कौन है? तो ये है 1000 मीटर स्प्रिंट में उन्होंने ये खिताब जीत लिया है, और भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं जो स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। मात्र 22 वर्ष के हैं ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ऊंची कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यहाँ पर फाइनल में पहुंचने की बात हो रही है, अभी खिताब जीतने की बात नहीं हो रही है, फाइनल में पहुंचने की बात हो रही है। आंसर क्या होगा? नाम अलग तरह का है तो याद रखिएगा, सर्वेश कुशारे, ठीक है, सर्वेश कुशारे ये नाम है उनका। टोक्यो में ये आयोजित हुआ था, महाराष्ट्र के हैं, 30 साल के हैं, 30 साल उम्र है इनकी, और इन्होंने फाइनल में पहुंच लिया और शानदार काम किया।
अगला क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? अब यहाँ पर 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी की बात हो रही है, आंसर का गोल्ड मेडल जीत लिया इन्होंने। ठीक है, तो मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। और ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? लिवरपूल कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो भारत ने 4 मेडल जीते, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? इसका भी आंसर होगा गोल्ड मेडल। ठीक है, जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, और इसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन किस किस ने गोल्ड मेडल जीता और बाकी मेडल। गोल्ड मेडल मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, दूसरा गोल्ड मेडल जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। फिर अगला सिल्वर मेडल जीता है नुपुर शिरोन ने +80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये जीता है। और ब्रॉन्ज मेडल जीता है पूजा रानी ने 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। चीन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय खिलाड़ी ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल जीत लिया है? आंसर क्या होगा? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल। अच्छा, ये हमने क्यों लिखा है चीन में आयोजित? क्योंकि ISSF का जो वर्ल्ड कप है ना, वो कई जगहों पर आयोजित किया जाता है, कई सारे इवेंट होते हैं। तो आपको ये जानना होगा और एग्जामिनेशन में पूछा भी जाएगा कि चीन में आयोजित, या ये पूछ लिया जाएगा कि ईशा सिंह ने कहाँ पर आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में ये खिताब जीत लिया है। तो वो आपको याद रखना है। ये चीन में, चीन का जो झेंजियांग है ना प्रांत, उसके निंगबो एक ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर है, निंगबो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर, तो वहीं पर यह आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन, 102 वर्ष की उम्र में जापान के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट फुजी पर चढ़ाई करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए? क्या नाम है इनका? इनका नाम है कोकिची अकुजावा। और ये देख रहे हैं फोटोग्राफ, और ये है माउंट फुजी, जापान का सबसे ऊंचाई है 3776 मीटर, 3776 मीटर। ओके, तो जापान, वहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो है। मुद्रा येन चलती है, येन। और वहाँ अब नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं आएंगे। अगला क्वेश्चन, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में किस भारतीय शहर को जगह मिली है मेजबानी के लिए? ठीक है, मेजबानी की बात हो रही है। कौन सा मेजबानी करेगा? आंसर होगा इसका भुवनेश्वर, ओडिशा में। और कब होगा? 11 से 15 अक्टूबर 2025 को। तो ये ओडिशा में आयोजन होने जा रहा है टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशिया का। ठीक है, भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 28वीं, हाँ ये भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन, हाँ, US ओपन 2025 में पुरुष युगल यानी मेंस डबल्स का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीत लिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मर्सले ग्रेनोलर्स, ये स्पेन के हैं, और होरासियो जेबालोस, ये अर्जेंटीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे से रिलेटेड लेते हैं कि महिला युगल यानी वुमेन्स डबल्स US ओपन के खिताब किसने जीत लिया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गैब्रियल डाब्रोव्स्की इटली की और एरिन रूटलिफ इटली की। ठीक है, तो इन दोनों ने जीत लिया है। उपविजेता रही हैं कैटरीना सिनियाकोव चेक गणराज्य की और टेलर टाउनसेंड USA की। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं महिला एकल यानी वुमेन सिंगल्स। ये खिताब किसने जीत लिया है? कौन है विजेता? नाम सवाल पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। आरेना सबालेंका, ये याद रखना है आपको। आरेना सबालेंका बेलारूस की खिलाड़ी हैं और उन्होंने किसको हराया? तो अमेरिका की खिलाड़ी अमांडा अनिसीमोवा, उनको हराकर ये खिताब जीत लिया है। कब? 6 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर का कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ये कहाँ के हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जैनिक सिनर को हराकर ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिक्स डबल्स का है। यूएस ओपन 2025 में मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा सारा ईरानी और एंड्रिया ववासोरी, इटली। ठीक है, इन दोनों ने ये खिताब जीता है। और अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इवेंट के अनुसार जो ये ग्रैंड स्लैम है ना, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो इन सब के इवेंट के अनुसार हम ये देखते हैं। तो ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए, पुरुष एकल जनिक सिनर इटली, महिला एकल विजेता है मेडिसन कीज, ठीक है, अमेरिका की। पुरुष डबल्स हरी हेलियोवार और हेनरी पैटन, ठीक है। महिला डबल्स की बात करें, कैटरीना सिनिएकोवा और टेलर टाउनसेन। और मिक्स डबल्स की बात करेंगे, अलिविया गैटेकी और जॉन पियर्स, ये ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। अब फ्रेंच ओपन देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्कराज, महिला एकल की विजेता है कोको गॉफ, अमेरिका की। पुरुष डबल्स की बात करेंगे तो मार्सल गोनोलस, स्पेन के, और होरासियो जेबालोस, और ये हैं अर्जेंटीना। ठीक है, अब महिला डबल्स की सारा एरेना और जैस्मिन पाओलिनी, ठीक है। और इसके अलावा अगर मिक्स डबल्स की बात करेंगे तो सारा एरेना और आंद्रिया ववोसोरी। तो ये जीत हासिल की है, फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे विंबलडन। ठीक है, विंबलडन में पुरुष एकल जीता है जानिक सिनर ने, इटली। महिला एकल ईगा स्वियातेक, ठीक है। अब पुरुष डबल्स की बात करें, जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपुल ने जीता है। महिला डबल्स की बात करेंगे तो वोरोनिका कुडोरमोतावा और एलिसे मार्टेस। और मिक्स डबल्स की बात करेंगे तो सेम वर्बिक और कैटरीना सिनिएकोवा। तो ये तो हो गया विंबलडन। और अब आखिरी यूएस ओपन, जिसके बारे में क्वेश्चन मैंने बताया था पहले। तो क्या है, पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज, स्पेन के। महिला एकल अरेना सबालेंका, बेलारूस। पुरुष डबल्स की बात करेंगे तो वह है मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जेबालोस, तो ये विजेता है। महिला डबल्स की बात करेंगे तो विजेता है यहाँ, हाँ, गैब्रिएला डाब्रोस्की और एरिन रूटलिफ, इटली। ओके, और मिक्स डबल्स की बात करते हैं, सारा ईरानी और एंड्रिया ववासोरी। तो ये सब जो है ना, टोटल का टोटल आपने देखनी है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम से अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन तो रहते ही हैं, तो ये सारा का सारा आपको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, साउथ कोरिया को हराकर किस देश की टीम ने हॉकी एशिया कप मेंस 2025 का खिताब जीत लिया है? भारत ने जीता है, और चौथी बार भारत ने ये खिताब जो है वो जीत लिया है। कहाँ पर ये आयोजन किया गया था? तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये आयोजन हुआ था हॉकी एशिया कप मेंस का। ओके, तो भारत ने अब तक कब जीते हैं? अभी 2025 में जीता है, इससे पहले 2017 में, 2007 में और 2003 में ये जो खिताब है वो जीत लिया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के किस प्रारूप से सितंबर 2025 में संन्यास ले लिया? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सभी फॉर्मेट। कौन कौन? T20, ODI और टेस्ट, इन सब से इन्होंने कह दिया कि अब हम संन्यास लेते हैं। 25 साल से अधिक तक खेला उन्होंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंटरनेशनल क्रिकेट से के किस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया? T20 से उन्होंने कह दिया संन्यास हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस भारतीय राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी को मिली है? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में ये आयोजन किया जाएगा। कब होगा? तो 2026 में होगा, अगस्त में। ओके, 17 साल बाद इसकी वापसी होगी। इससे पहले भारत में 2009 में हैदराबाद में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो है ना, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उससे रिलेटेड कंटेंट देंगे। सितंबर 2025 में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड दिए हैं विजेताओं को। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार
23 के विजेता का नाम बताएं जिन्हें ये अवार्ड सितंबर 2025 में मिला है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? मोहनलाल। ठीक है, साउथ के वो एक्टर हैं, मलयालम एक्टर हैं मुख्य तौर पर, हालांकि कई भाषाई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ना भारत का सर्वोच्च ये फिल्मों का सम्मान है एक्टिंग से रिलेटेड, और ये अवार्ड दिए गए हैं। 40 साल से ज़्यादा इनका फिल्मी करियर है, बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाए हैं। इनको 2001 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, 2019 में पद्म भूषण मिला था, 2009 में इनको जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली थी टेरिटोरियल आर्मी में। ठीक है, तो एक बार जो अब तक टोटल जो विजेता हैं उन सब की पूरी लिस्ट मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ दादा साहब फाल्के अवार्ड की। ठीक है, मैंने PDF में भी दे दिया है ये सब। ओके, तो ये टोटल के टोटल ये लिस्ट रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इन बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया है? आंसर होगा शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। ठीक है, शाहरुख खान को फिल्म जवान में बेहतरीन एक्टिंग के लिए दिया गया और विक्रांत मैसी को फिल्म 12th फेल उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। दोनों ने ही पहली बार बेस्ट एक्टर का नेशनल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? रानी मुखर्जी ने जीता है। फिल्म का नाम क्या है? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। उसमें शानदार एक्टिंग की इन्होंने और इसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, इस फिल्म के जो डायरेक्टर थी आशिमा छिब्बर थी, हिंदी में बनी थी, 2023 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। अगला क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? आंसर होगा 12th फेल। ओके, 12th फेल, जिसके एक्टर को बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान के साथ साथ। ठीक है, तो इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो विधु विनोद चोपड़ा है। मुख्य कलाकार विक्रांत मैसी, मेधा शंकर ये थी। अगला क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन के लिए अवार्ड मिला है? तो सुदीप्तो सेन को मिला है। ये फिल्म थी द केरला स्टोरी, उसके लिए ये खिताब जो है ना वो दिया गया है। द केरला स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली संपूर्ण लोकप्रिय फिल्म का खिताब किसे मिला? रोनी और रानी की प्रेम कहानी। इसके डायरेक्टर करण जौहर थे। मुख्य एक्टिंग की थी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? फीचर फिल्म की बात हो रही है, फीचर फिल्म कैटेगरी में। आंसर क्या होगा? इसका होगा कटहल जैकफ्रूट मिस्ट्री। तो इसको ये अवार्ड जो है ना वो दिया गया है। ठीक है, और इसके डायरेक्टर हैं यशोवर्धन मिश्रा। बहुत ही शानदार ये मूवी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग भाषाओं में जो अवार्ड मिले हैं उन सब की लिस्ट ये रही, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ मेरे बगल में। ठीक है, लिस्ट में हिंदी में कटहला जैकफ्रूट मिस्ट्री, गुजराती में वश, बंगाली में डीप फ्रीज को मिला है, असम में रोंगा तप्पू को मिला है, कन्नड़ में कंडिली द रे ऑफ होप को मिला है, तेलुगु में भगवंत केसरी को मिला है, तमिल में पार्किंग को मिला है, पंजाबी में गोड्डे गोड्डे चा को मिला है, उड़िया में पुष्कर को मिला है ये अवार्ड, मराठी में श्यामची आई को मिला है ये अवार्ड, मलयालम में उल्लू झुक्कू को अवार्ड मिला है और ताई फाके में पाई तांग स्टेप ऑफ होप को मिला है। इसके अलावा हम देखेंगे गोरो लैंग्वेज में रिम दो गी तांग को मिला है। बेस्ट स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है एनिमल द रिकॉर्डिंग मिक्सचर। ठीक है, तो ये इसको मिला है एनिमल फिल्म को बेस्ट स्पेशल मेंशन पिक्चर। तो भाषाई इतना ही है। ठीक है, इसके अलावा ये है स्पेशल मेंशन। तो ये 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्म जो अलग अलग भाषाओं में वो मिला है। ओके, तो ये है। अब हम लोग देख लेते हैं फीचर फिल्म के तमाम जो अवार्ड्स हैं उन सब की पूरी लिस्ट आपके सामने रही। जो महत्वपूर्ण था उसका मैंने क्वेश्चन बना दिया है, बाकी भी आप एक बार देख लेना पूरा ये कंटेंट। ठीक है, चलिए ये भी रहा टोटल का टोटल। ओके, तो ये फीचर फिल्म अवार्ड है। ओके, फीचर फिल्म। और अब बात करेंगे हम लोग नॉन फीचर फिल्म की। फीचर और नॉन फीचर में क्या फ़र्क होता है? फीचर फिल्म जो होती है ना वो मुख्य तौर पर कमर्शियल एंगल से बनाया जाता है
उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पैसा कमाना होता है इंटरटेनमेंट के साथ साथ, और संदेश अगर अच्छा चला जाए तो वो भी बढ़िया बात है। लेकिन नॉन फीचर फिल्म जो होती है ना, उसका मुख्य उद्देश्य कमर्शियल नहीं होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज को एक मैसेज देना, एक विषय के बारे में पूरा बताना। ठीक है, तो हम बात करेंगे नॉन फीचर फिल्म के बारे में। ओके, तो अब क्वेश्चन होगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस गैर फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है, यानी नॉन फीचर फिल्म को? आंसर होगा फ्लावरिंग मैन, इसे मिला है, और इसके डायरेक्टर सौम्यजीत घोष दस्तिकार ये थे। ठीक है, अब पूरी लिस्ट देख लीजिए। ये है नॉन फीचर फिल्म में बेस्ट फिल्म द फ्लावरिंग मैन को मिला, बेस्ट डायरेक्टर तो पीयूष ठाकुर को मिला है द फर्स्ट फिल्म के लिए, बेस्ट शॉर्ट फिल्म नॉन फीचर तो ये गिद्ध द स्कैवेंगर को मिला है, और निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का मऊ द स्पिरिट ड्रीम ऑफ चिराव को मिला है, और बाकी ये देख रहे हैं आप। ठीक है, पूरी लिस्ट यहाँ पर रही। और अब बात करेंगे हम लोग एमी अवार्ड्स 2025 के बारे में, और ये एमी अवार्ड जो है ना वो 77वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स है। तो क्वेश्चन होगा 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 में किस कॉमेडी सीरीज़ को अब तक का सबसे ज़्यादा 13 अवार्ड मिला, जो एक इतिहास बना है? आंसर होगा द स्टूडियो, इसे मिला है ये कॉमेडी सीरीज़ में बेहतरीन अवार्ड। 14 अवार्ड दिए गए हैं। एमी अवार्ड्स जो है ना वो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स वो जो उभरते हुए मीडिया है, टेलीविज़न और उभरता हुआ जैसे OTT भी है, तो वहाँ पर जो फिल्में या सीरीज़ होती हैं उसके लिए ये खिताब दिया जाता है। ठीक है, एमी अवार्ड्स। ठीक है, तो कई तरह के होते हैं एमी अवार्ड्स, उसमें ये टेलीविज़न वाला है प्राइम टाइम। अगला क्वेश्चन 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 में कॉमेडी सीरीज़ में बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो सेथ रोगन ने जीता है कॉमेडी सीरीज़ द स्टूडियो के लिए। अगला क्वेश्चन 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 में कॉमेडी सीरीज़ में बेस्ट लीड एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता? जीन स्मार्ट ने जीता है कॉमेडी सीरीज़ हैक्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब विनर्स की लिस्ट दे देते हैं। अब हमने क्या किया ना, सबसे पहले ड्रामा सीरीज़ का दे दिया। ड्रामा सीरीज़ में लीड एक्टर का अवार्ड मिला है नोआ वाइल को मिला है, राइटिंग का डैन गिलरॉय को मिला है, डायरेक्टिंग का एडम रेडल को मिला है, लीड एक्ट्रेस का ब्रिट लोवर को मिला है, और बाकी ये देख रहे हैं। अब कॉमेडी सीरीज़ जो क्वेश्चन में भी मैंने दिया था, द स्टूडियो को मिला है बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ का, डायरेक्टिंग में कॉमेडी सीरीज में सेथ रोगन को मिला है द स्टूडियो के लिए, लीड एक्टर में कॉमेडी सीरीज सेथ रोगन को ही मिला है, लीड एक्ट्रेस में जीन स्मार्ट को मिला है। ठीक है, तो ये जो है ना वो आप देख रहे हैं। इसके अलावा लिमिटेड और एंथोलॉजी तो इस पर इसका भी मिला है, दो अडोलेंसेस इसे मिला है बेहतरीन। ठीक है, अन्य अवार्ड्स ये देख रहे हैं राइटिंग वैरायटी सीरीज़ में, हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं होता है लेकिन फिर भी यहाँ दे दिया मैंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? आंसर को होम बाउंड को दी गई है। इस फिल्म का निर्देशन नीरज घायवान ने किया। ओके, तो इस फिल्म में एक्टर और एक्ट्रेस कौन कौन है? ईशान खट्टर हैं, विशाल जेठवा हैं और जानवी कपूर हैं। इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शन ने किया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी बने हैं। पुणे के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, तो उन्हें ये अवार्ड मिला है और भारतीय उपमहाद्वीप के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी इंटरनेशनल वाटर प्राइज़ जो है ना वो दिया गया है। हालांकि इस अवार्ड की घोषणा पिछले साल ही कर दी गई थी, लेकिन अभी 2025 में ये अवार्ड जो है ना इनको दिया गया है। भारतीय किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत PV नरसिंह राव अवार्ड से सितंबर में सम्मानित किया गया? आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, भारत के जो आर्थिक परिवर्तन हुआ जो ना आर्थिक उदारीकरण, उसमें जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इस वजह से उनको मरणोपरांत PV नरसिंह राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वेनिस फिल्म फेस्टिवल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का प्रतिष्ठित ओरिजोंटी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है आपका अनुपर्णा रॉय। ठीक है, अनुपर्णा रॉय।
और किस फिल्म के लिए इनको, तो फीचर फिल्म है सॉन्ग्स फॉर फॉरगेटन ट्रीज, तो इसके लिए इनको ये खिताब जीता है। सवाल इसके बारे में पूछा जा सकता है कौन सी फिल्म है, सवाल नाम से भी पूछा जा सकता है, और ये भी सवाल हो सकता है कि अन्नपूर्णा रॉय को ओरी जोंटी पुरस्कार किस फिल्म फेस्टिवल में मिला, तो ये बदल बदल के भी हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर यानी 5 सितंबर 2025 को कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? 81, आंसर होगा 81, टोटल 81 है। ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स या सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, इसमें पहले स्थान पर किस देश ने मतलब पहला स्थान प्राप्त किया? आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड लगातार 15वें वर्ष GII यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है ना वो पहले स्थान पर ये है। ओके, तो इसमें अगर हम टॉप 5 देखेंगे कौन कौन है, स्विट्जरलैंड पहले पर, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे USA है, फोर्थ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और फिफ्थ पे सिंगापुर है। मतलब इनोवेशन के क्षेत्र में कौन जो है ना वो बेहतर हो रहा है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग बताएं जिसे विश्व यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन उसने जारी किया है। आंसर क्या हो? 38वां स्थान है और पिछले साल 39वां स्थान था। एक पायदान बेहतर हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो है ना अलग अलग चीज़ों को देखा जाता है, उच्च आय, उच्च मध्यम आय, निम्न आय वर्ग और निम्न मध्यम और निम्न आय वर्ग, तो इस तरह से भी ये लिस्ट होती है। तो निम्न मध्यम आय वर्ग में भारत जो है ना पहले स्थान पर ऑलरेडी है। इसमें रैंकिंग में ना कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, संस्थानों की क्या स्थिति है, ह्यूमन कैपिटल की क्या स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों को देखकर ये तय किया जाता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहली रैंक किसकी? आंसर होगा इसका इंदौर, मध्य प्रदेश। ये कैटेगरी 1 है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, और उसमें इंदौर नंबर 1 है, फिर जबलपुर है, आगरा है, फिर सूरत है। ये नाम आपने देखा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? यहाँ स्वच्छ वायु की बात हो रही है, हवा की बात हो रही है। आंसर का इसका अमरावती। ठीक है, 3 से 10 लाख आबादी वाले अमरावती नंबर 1, 2 पर झांसी और मुरादाबाद है और तीसरे पर अलवर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अनुसार 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान तो देवास, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है देवास। सेकंड पर है परवाणु, ये हिमाचल प्रदेश में, फिर तीसरे पर है अंगुल, ओडिशा में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार के साथ आर्द्र भूमि शहर यानी वेटलैंड सिटी मान्यता समारोह 2025 के तहत किन शहरों को पुरस्कृत किया गया है? कौन से 2 शहर हैं? तो इंदौर और उदयपुर। ठीक है, इंदौर और उदयपुर। अब बात करेंगे हम लोग NIRF रैंकिंग 2025। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फुल फॉर्म होता है। तो ये सरकार के द्वारा रैंकिंग की जाती है तमाम इंस्टीट्यूशंस की, और उसके बारे में बताते हैं। तो क्वेश्चन होगा NIRF 2025 रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा IIT मद्रास, ये चेन्नई में है। दूसरे स्थान पर है ISC बेंगलुरु, तीसरे पर IIT बॉम्बे है। तो देखिए क्या है ना कि बहुत सारी कैटेगरी में, ठीक है, इतनी कैटेगरी में ये अवार्ड जारी किए जाते हैं। तो सारी कैटेगरी की मैं आगे लिस्ट भी दूंगा, बताता हूँ मैं क्वेश्चन के ज़रिए भी। जो महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो NIRF जो रैंकिंग है वो इस तरीके से देखी जाती है वहाँ पर कि संस्थान में टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल जो प्रैक्टिसेस वो कैसे हो रहे हैं, ग्रेजुएशन आउटकम कैसा आ रहा है। ठीक है, ये आउटरीच एंड इंक्लूसिव जो काम है वो कैसे हो रहे हैं। आउटरीच मतलब बाहर के संस्थान से भी जो जुड़ाव है वो। ठीक है, और प्रिपरेशन वहाँ क्या कैसी चल रही है। तो इन्हीं सबके आधार पर ये रैंकिंग सरकार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन होगा NIRF 2025 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा IISc बेंगलुरु।
पहले स्थान पर वही है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। सेकंड पर जेएनयू दिल्ली है बेहतरीन संस्थान, फिर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, फिर चौथे पे जामिया मिलिया इस्लामिया है, और पांचवें पर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन कि एनआईआरएफ रैंकिंग में कॉलेज कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? हिंदू कॉलेज दिल्ली का, उसका मिरांडा हाउस है, फिर हंसराज कॉलेज है, फिर किरोड़ीमल कॉलेज है, फिर सेंट स्टीफंस कॉलेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आईआईएम अहमदाबाद है, उसका फिर बेंगलोर, फिर कोझिकोड, फिर आईआईटी दिल्ली है, फिर आईआईएम लखनऊ है। ये है टॉप बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर तो आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास पहले पे, फिर दूसरे आईआईटी दिल्ली है, फिर बॉम्बे है, फिर कानपुर और आईआईटी खड़गपुर है, ये इंजीनियरिंग में। ओके। अगला क्वेश्चन एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग में मेडिकल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली है, उसका फिर पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, फिर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, उसका जीआईपीजीएमईआर पुदुचेरी, पीएसजी पीजीआईएमएस लखनऊ है। ये सब संस्थान है। अगला क्वेश्चन एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग में लॉ कैटेगरी में कौन सा स्थान है? पहला तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, इससे पहला स्थान मिला है, और बाकी लिस्ट भी आप देख रहे हैं। ठीक है, टॉप 5 लॉ कॉलेज ये लिस्ट यहाँ पर रही आपके सामने। अब बात करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? तो आईआईएससी बेंगलुरु है रिसर्च में। ठीक है, तो ये तो लिस्ट भी देख रहे हैं आप। कुछ अन्य कैटेगरी भी देख लीजिए, पूरी लिस्ट मैंने दे दी। फार्मेसी में जामिया हमदर्द है पहले स्थान पर, डेंटल में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में आईआईटी रुड़की है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है, इनोवेशन इंस्टीट्यूट में आईआईटी मद्रास है, ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू है। ठीक है, इसके अलावा स्किल यूनिवर्सिटी में सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में जादवपुर यूनिवर्सिटी नंबर 1 स्थान पर है। एसडीजी इंस्टीट्यूट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें पहले स्थान पर कौन सा है? तो वो है आईआईटी मद्रास चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक NARI नारी 2025 में किस शहर को भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बताया गया? आंसर को कोहिमा। ठीक है, कोहिमा नागालैंड की जो राजधानी है वो। तो ये डेटा जारी किया गया है, डेटा विज्ञान कंपनी है पी वैल्यू एनालिटिक्स, उसी के द्वारा ये डेटा जो है ना वो जारी किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक, उसमें किस शहर को भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर बताया गया है? असुरक्षित की बात हो रही है, आंसर क्या होगा? रांची है, रांची सबसे असुरक्षित ये बताया गया इसमें। अगला क्वेश्चन पुस्तक और लेखक से चलते हैं, और क्वेश्चन होगा किस लेखक ने अपने संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी उसका विमोचन किया है सितंबर 2025 में। विमोचन का मतलब क्या होता है? लॉन्च करना, हिंदी में विमोचन कहते हैं। आंसर होगा इसका अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय। तो ये उनकी माँ पर आधारित ये बुक है। केरल के कोच्चि में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और डीसी बुक्स के द्वारा ये आयोजन किया गया था और इसको लॉन्च किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लोगों के निधन हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक SL भैरप्पा, उनका निधन हो गया 24 सितंबर 2025 को? आंसर होगा कन्नड़ भाषा के लेखक थे और कन्नड़ के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक थे। उनकी किताबें जो है ना वो बहुत पढ़ी जाती थी। 94 ईयर के थे, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड इनको मिल चुका था। अगला क्वेश्चन मशहूर गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान। तो किस राज्य से थे? आंसर होगा असम से थे वो सिंगर जुबिन गर्ग। वो बहुत पॉपुलर थे और असम में तो बहुत ज़बरदस्त हजारों लाखों लोग उमड़े इनके निधन के बाद अंतिम यात्रा के दौरान। 52 ईयर के थे, सिंगापुर में इनका निधन हो गया था स्कूबा डाइविंग के दौरान।
सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। स्कूबा डाइविंग क्या होता है ना, जो आपने देखा होगा ना फोटोग्राफ, समुद्र में तैराकी करते हैं, उस बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, ऑक्सीजन लगा होता है, वो इन्होंने किया था, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई और अंततः इनका निधन हो गया। साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ, भारत ने अपनी कौन सी भी स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक तकनीक सफलतापूर्वक विकसित की है? आंसर होगा पहली ये विकसित की है। 7 साल की मेहनत रिसर्च के बाद देश में खुद का बना है और ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब आप पूछेंगे क्या घुलनशील उर्वरक भारत में नहीं थे, बनते थे क्या? तो नहीं बनते थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और नतीजा था कि हम चीन से मंगवाते थे, चीन पर निर्भर थे, रूस पर निर्भर थे। ठीक है, रूस में जब युद्ध शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच में, फिर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए चीन पर। तो भारत में अब टेक्नोलॉजी बनी है और इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्लड मून के दौरान 7 सितंबर 2025 को चांद का रंग लाल होने की वजह क्या थी? क्यों आखिर चांद लाल हो गया? नज़र तो आता है सफ़ेद सा, कुछ धब्बे से दिखते हैं, लाल क्यों हो गया? तो लाल रंग का जो वेवलेंथ है ना, उसका ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, एक्चुअल में चांद लाल नहीं हुआ है, बल्कि जो रोशनी हमें दिखाई दी है वो लाल दिखाई दी है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चंद्रग्रहण क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य जो है ना, वो मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अक्सर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे पर होते हैं। ठीक है, और यदि पृथ्वी जो है ना सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक दे तो उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन क्या होता है ना कि ये रोशनी पूरी तरह से बंद नहीं होती, बल्कि क्या होता है यहाँ से, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ से रोशनी जो है ना वो छन के कुछ यहाँ जा रही है। ये अब एटमॉस्फेयर है तो यहाँ रोशनी आई और कुछ इधर भी चली गई, कुछ इधर से रोशनी आ गई। ठीक है, एक्चुअल में जो पूरी रोशनी है वो यहाँ आ रही है। ठीक है, इसलिए तो ग्रहण लग रहा है, लेकिन कुछ रोशनी जो है ना वो एटमॉस्फेयर से टकराकर और यहाँ भी जाती है। और चूँकि वेवलेंथ जो है ना वो लाल का ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये लाल हमें नज़र आता है, क्योंकि बाकी जो रोशनी है, बाकी जो कलर्स हैं, ये इसमें से योर उसमें से वो सब अलग अलग बिखर जाते हैं, लेकिन ये वाला यहाँ आता है। फिर कभी कभी देखते हैं ना कि अक्सर सुबह और शाम को सूरज लाल या नारंगी सा क्यों नज़र आता है? इसी वजह से, वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट्स यहाँ ग्राफिक्स दे दिए थे मैंने। अगला क्वेश्चन होगा, सेमीकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा माइक्रो प्रोसेसर चिप सौंपा जिसे भारत का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर कहा जा रहा है? आंसर होगा विक्रम 3201 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया कि ये पहला है भारत का, तो मान लिए पहला है। वैसे पहला एक्चुअल में है नहीं, भारत में पहले भी बन चुके हैं और जो भेंट किया गया उसमें भारत में निर्मित बहुत सारे चिप भी हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये पहला है नहीं, लेकिन पहला सरकार ने कहा कि ये पहला है तो मान लिया, चलो ठीक है, एग्जामिनेशन में लिखने के लिए कि पहला है। अब जो सरकारी कह रही है तो मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उससे पहले भी बहुत सारे चिप भारत में बने हैं, वो बने हैं और अभी यूज़ भी हो रहे हैं एक्चुअल में एरोस्पेस में। हालांकि ये भी एरोस्पेस में ही यूज़ किया जाएगा। अब योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में प्रगति की कौन सी भी बैठक की अध्यक्षता की जिसमें लगभग 65,000 करोड़ रुपए की 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई? 49th ये मीटिंग थी और प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस जो है ना वो बहुत एक्टिव रहे किसी काम को संपन्न कराने में, पूरा कराने में, और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब समय से वो काम पूरा हो सके, कोई प्रोजेक्ट है वो। ठीक है, तो उसी की ये मीटिंग हुई गई थी, समीक्षा की गई थी। 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो 65,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं उन सब की, उसमें तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये सवाल हो सकता है प्रगति के बारे में,
ठीक है, प्रगति। तो प्रगति जो है ना वो किसी भी प्रोजेक्ट को टाइमलाइन के साथ पूरा कराने के लिए समीक्षा की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा और पूरी टीम देख रेख करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है। तो इससे किन जिलों को लाभ होगा? आंसर क्या होगा इसका? आंसर है सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो इन सब जिलों को ये फ़ायदा होने वाला है। ये सेम क्वेश्चन जो ना बीपीएससी में भी आ चुका है, अभी जो हाल ही में 71वें बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हुआ था उसमें। तो कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना है, रिवर लिंकिंग परियोजना है और बिहार की ऐसी पहली ये परियोजना है। ठीक, भारत की ये दूसरी ऐसी बड़ी परियोजना मानी जा रही है रिवर इंटरलिंकिंग की। तो मेसी और ये जो ना कोसी और मेची, इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है। कोसी से ना बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है और मेची में ड्राई एरिया रहता है, तो वहाँ पर कोसी से एक नहर निकाली जाएगी, बड़ी नहर, और मेची में कनेक्ट किया जाएगा और उससे कई सारे जिलों को फ़ायदा होगा। प्लस वहाँ का जो पानी है वो कुछ हद तक जो ना वो दबाव कम होगा और इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी तरफ। आगे बढ़ते हैं। किस जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया, जिसे बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश बताया जा रहा है? आंसर होगा भागलपुर। भागलपुर के परपैती क्षेत्र में ये शिलान्यास किया गया है 15 सितंबर को और ये अडानी का प्रोजेक्ट है और अडानी को इसके लिए जो है ना वो ₹1 प्रति एकड़ के दर से उसे वो ज़मीन मिल गई है बड़े पैमाने पर। ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था। अब बात करेंगे हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN, तो उसने किस खाड़ी क्षेत्र में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने का प्रस्ताव अपना लिया है, यानी प्रस्ताव दे दिया है? आंसर का पाक खाड़ी। ठीक है, पाल्क बेक भी कहते हैं, पाक खाड़ी कहेंगे। और ये जो जीव है ना, समुद्री जीव है डुगोंग, इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्री गाय के तौर पर भी इसको माना जाता है। तो सरकार ने ये काम किया है और कहाँ पर इसको संरक्षण की दिया गया? तो पाक बे में। पाक बे जो है ये वाला इलाका है। पाक बे कैसे, आप ये तो और जूम हो गया है, जैसे देख लीजिए, ये भारत है ना, तो भारत है और ये यहाँ पर श्रीलंका है। तो ये वाला जो हिस्सा नहीं, ये पाक बे कहा जाता है। ठीक है, पाक खाड़ी कहा जाता है, अंग्रेजी में पाल्क लिखा जाता है। तो इस जगह पर डुगोंग जो है ना उसका संरक्षण क्षेत्र है और इसको किसने? IUCN ने मान्यता दे दी है। ठीक है, सितंबर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब लाल गर्दन वाले फलारोप दुर्लभ प्रजाति के पक्षी को पहली बार सितंबर में 2025 में किस अभयारण्य में देखा गया? तो नंजरायन पक्षी अभयारण्य, नंजरायन पक्षी अभयारण्य ये है, आप देख रहे हैं तमिलनाडु के तिरुपुर में है ये स्थित। और ये दुर्लभ पक्षी है, ख़ासतौर पर ये आपको जो है वो अमेरिका, यूरेशिया, इन सब आर्कटिक देशों में वहाँ प्रजनन करते हैं और कभी कभी इधर आते हैं। जो फ्लाई वे बना हुआ है ना दुनिया में, तो उसी के ज़रिए वो आते हैं फिर चले जाते हैं। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? असम में। ठीक है, द वल्चर नेटवर्क नाम से है और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने कहा कि ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के सभी जिलों में अगस्त सितंबर 2025 में बाढ़ आ गई और जिसे 1988 के बाद की सबसे भयानक त्रासदी यानी बाढ़ बताया जा रहा है? आंसर का पंजाब। अगस्त में ये बाढ़ शुरू हुई थी और सितंबर में तो पूरे पंजाब में फैल गई। सभी के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए और बहुत लोग परेशान हुए हैं और सेना को ऑपरेशन राहत चलाना पड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस पड़ोसी देश में 6.0 तीव्रता और इसके बाद फिर 5.2 तीव्रता और भी अन्य तीव्रता के भूकंप आया जिससे 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है?
क्या होगा आंसर इसका? अफगानिस्तान। भूकंप का केंद्र जो था ना वो नांगरहार था, नांगरहार, ठीक है, इस जगह पर। ये अफगानिस्तान है, यहां पर ये सेंटर था इसका, ठीक है। वहां की राजधानी क्या है अफगानिस्तान की? काबुल है। वहां सर्वोच्च नेता है हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा, प्राइम मिनिस्टर हसन अखुंद। आबादी करीब 50 करोड़ है और मुद्रा वहाँ पर चलती है अफगानी। अब आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य किसे चुना गया? भारत को चुना गया। 2 दिनों की बैठक थी 18-19 सितंबर को, तो कई सारे देश शामिल हुए थे। और ये इंटरपोल जो है ना दुनिया का एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। और इंटरपोल का जो औपचारिक रूप से भारत में अगर कोई एजेंसी है तो वो है CBI, ठीक है। CBI ही चीज़ों को कंट्रोल करती है इंटरपोल के लिए कोई भी काम होता है तो। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महिला यानी UN वुमेन एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के अंदर में, तो उसकी कार्यकारी निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? सीमा बहौस, जॉर्डन की सीनियर राजनयिक हैं ये। तो महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे कार्य जो है ना इसी के संयुक्त राष्ट्र महिला या UN वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए होता है। ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक उसी की एक बॉडी है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के स्वतंत्र आयोग ने गजा में जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में परिभाषित जनसंहार यानी जेनोसाइड के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया है? तो इनमें से क्या आंसर सही होगा? अब विकल्प चुनना है, ठीक है। विकल्प में क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल सही है, आइजैक हर्जोग बिल्कुल सही है, और योआव गैलेंट ये PM है वहाँ के, ठीक है। ये प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जोग, और ये जो है ना वो पूर्व रक्षा मंत्री थे। इन तीनों को ये किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? B होगा। 1, 2 और 3 ये जो है ना ये उत्तरदायी ठहराया है। बहुत बड़ी बात है ये, जेनोसाइड के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। हजारों लोगों की मौत हो गई है वहाँ पर गजा में। गजा में क्या है? गजा में जो पहले पूर्ण तरह शासन था वहाँ पर हमास का, एक संगठन का। हमास ने हमला कर दिया था इज़राइल पर। उसके बाद इज़राइल ने जब हमला किया तो पूरी तबाह कर दी है और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो इस जेनोसाइड इसको माना गया है यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के द्वारा। बहुत बड़ी बात है ये। क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के वोटिंग के दौरान भारत का क्या रुख रहा, जिसमें फ़िलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण और 2 राज्य समाधान की बात कही गई थी और भारी बहुमत से ये पारित हो गया। आंसर क्या होगा इसका? पक्ष में वोट दिया भारत ने, ठीक है। भारत ने पक्ष में वोट दिया। 142 देशों के भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन में? मतलब ये हुआ कि जो जिस जगह पर इज़राइल है ना वो कभी फ़िलिस्तीन हुआ करता था, फिर इज़राइल बनाया ब्रिटेन ने और तमाम देशों ने मिलजुल कर, और फिर इज़राइल वहाँ फ़िलिस्तीन के इलाके में बढ़ता चला गया। और फ़िलिस्तीन जो एक कभी हुआ करता था उसकी संयुक्त राष्ट्र में मान्यता ही नहीं है देश के तौर पर। बस उसके प्रतिनिधि वहाँ जा सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एक देश के तौर पर मान्यता है नहीं एक्चुअल में फ़िलिस्तीन की, ठीक है। तो फ़िलिस्तीन के 2 ही टुकड़े बचे हुए हैं, ओके। 2 टुकड़े हैं फ़िलिस्तीन। अगर देखेंगे आप तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है ना वो इज़राइल है और ऐसे इस तरह का है, और यहाँ पर एक है वेस्ट बैंक और यहाँ पर जो है ना वो गजा है। तो यही फ़िलिस्तीन बचा हुआ है। तो इसको देश की मान्यता मिल जाए इसके लिए वोटिंग की गई थी और भारत ने कहा कि हाँ यहाँ देश की मान्यता मिलनी चाहिए। जो ये 2 यहाँ पर वेस्ट बैंक कहते हैं और यहाँ पर गजा है, तो गजा की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ देशों ने जो है ना विरोध भी किया था, जैसे इज़राइल ने खुद विरोध किया, फिर USA, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे, इन सब ने विरोध किया था लेकिन बहुमत से पारित हुआ। तो क्या सच में अब बन जाएगा देश? नहीं, इतना आसान नहीं है फ़िलिस्तीन को देश की मान्यता मिलना।
क्यों? क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, उसके जो डिसीजन है वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, वो बस मैसेज देने के लिए होते हैं। और सुरक्षा परिषद जो है 15 सदस्यीय है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। आगे बढ़ते हैं और विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन को हमने 2 हिस्से में बांटा हुआ है। एक क्या है? एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बताया, दूसरा है विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत ने किस अरब देश में QR कोड आधारित UPI सेवा सितंबर 2025 में शुरू की? आंसर इसमें से देखिए कौन सा है। एक तो UAE है जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा कतर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये कतर होगा। UPI आप जो यूज़ करते हैं वो। तो अभी 8 देशों में ये जो है ना वो सुविधा है, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE और कतर, यहाँ पर ये सुविधा ये दी गई है। आगे बढ़ते हैं, मोरक्को में भारत की पहली विदेशी रक्षा सुविधा का उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह और अब्देल लतीफ़ लोदी, ये मोरक्को के ये रक्षा मंत्री हैं, तीन दोनों ने। और ये वहाँ पर जो सेंटर है ना वो क्या है? वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, उसकी फैक्ट्री बनाई गई है। और विदेश में किसी भारतीय कंपनी की पहली फैक्ट्री है जो कि शुरू हुई है, ठीक है। तो मोरक्को को भी देख लेते हैं एक बार, मैप के ज़रिए समझ लेते हैं। प्यारा भारत है अपना, और अब आगे चलते हैं, देखते हैं मोरक्को किधर है, ठीक है। तो मोरक्को जो है ना वो अफ्रीका में देखेंगे हम लोग, तो ये उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में हम देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना वो मोरक्को कहलाएगा, ठीक है। मोरक्को ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, ठीक है, उसकी सीमा पर ये स्थित है। ये इधर अटलांटिक हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया। ओके, राजधानी है रबात, मुद्रा यहाँ पर मोरक्कन दिरहम चलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने सितंबर 2025 में किस देश को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है? आंसर फिलिस्तीन को अभी तक जो है ना कई देशों ने मान्यता दी हुई है, ज़्यादातर देशों ने, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भी मान्यता नहीं है, केवल ऑब्जर्वर के तौर पर उसको एंट्री होती है। वोटिंग में भी वोटिंग भी करने नहीं दिया जाता है, मान्यता नहीं है उसकी। लेकिन तमाम देश, जैसे ये जो जेनोसाइड वहाँ पर हो रहा है ना, जो कत्लेआम हो रही है गज़ा में, उसके बाद से फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की ये तमाम देशों ने अब समर्थन देना शुरू कर दिया है। तो एक देश के तौर पर मान्यता दे दी गई है। अगला क्वेश्चन चर्चा में रहे, H1B वीज़ा का संबंध मुख्यतः किससे है जिसका आवेदन शुल्क बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अमेरिका में हाई स्किल वाले विदेशी पेशेवरों के रोजगार से रिलेटेड है, ठीक है। भारतीय जो जाते हैं, जो रोज वहाँ पर नौकरी करने के लिए हाई स्किल वाले IIT, IIM और तमाम डिग्रियाँ लेकर, तो वो इसी वीज़ा के तहत जाते हैं, H1B वीज़ा। तो अब जो है ना नए जो भी आवेदन होंगे उसमें क्या है, $1,00,000 देना पड़ेगा, यानी 88 लाख रुपए जो ना वो देने पड़ेंगे। पहले ये 1,500 से लेकर $2,500 के बीच में इसकी फ़ीस थी, लेकिन अब इतनी बढ़ा दी गई है। तो ये किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि नए जो पेशेवर हैं, नए जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको अमेरिका जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो एवरेज जो सैलरी मिलती है ना, उसको ये एवरेज जो सैलरी है वहाँ पर, इसमें डेटा नहीं है, चलो मैं बता दूँ। एवरेज जो वहाँ पर सैलरी है ना वो करीब 60 से लेकर $80,000 ईयरली होता है, और ये 3 साल के वीज़ा के लिए $1,00,000 मांगा जा रहा है, तो बहुत बड़ी रकम है। और H1B जो वीज़ा है ना उसका 71% 2024 में फ़ायदा भारतीयों को मिला था, उसके ज़रिए भारतीय वहाँ पर गए थे, उसके बाद फिर चाइनीज़ वगैरह थे। तो ये जो है ना वो बदलाव देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान ने किस अरब देश के साथ रक्षा समझौता किया जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा? तो होगा सऊदी अरेबिया। ये SMDA एग्रीमेंट किया गया है, यानी स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। तो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ,
उन्होंने ये समझौता किया। तो एक देश पर हमला दूसरे देश पर माना जाएगा, और परमाणु क्षमता का भी इस्तेमाल दूसरे देश के लिए किया जा सकता है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। अगला क्वेश्चन, चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पर अमेरिका ने अपने प्रतिबंध छूट को सितंबर 2025 में ख़त्म कर दिया है? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा बी। ये भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर ये पोर्ट है, इसके ज़रिए सेंट्रल एशिया और यूरोप इन सब में और उधर रशिया में यहाँ तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो यहाँ क्या है ना, हमें अगर इस ओर जाना है तो हमें पाकिस्तान से होकर जाना होगा, तब लैंड रूट से, लेकिन उसको हम बाईपास कर देते हैं और चीन के चाबहार पोर्ट जो कि भारत चलाता है, शाहिद बेइश्ती पोर्ट है उसका नाम, तो वहाँ से, लेकिन अब ये प्रतिबंध जो है ना वो छूट उसको हटा लिया है। मेनली ईरान पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो अब क्या है, उसको छूट मिली हुई थी भारत को कि वो चला सकता है अमेरिका के द्वारा, लेकिन अब छूट ख़त्म कर दी गई। इससे ये होगा कि वहाँ पर उसका संचालन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बताते हैं। इस सब के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में बताया है, और अगर और बेहतरीन ढंग से आप जानना चाहते हैं तो आप PDF देखिएगा, वहाँ पर वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। हम लोग जो करंट अफेयर्स का PDF देते हैं ना मेंबरशिप के ज़रिए, उसमें PDF का में वीडियो के लिंक भी होते हैं। तो इसी मुद्दे पर हमने करीब 10 मिनट का सेशन लिया होगा, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरी समझाया मैंने मैप के ज़रिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने DLR नामक दुनिया का पहला AI मिनिस्टर नियुक्त किया है? आंसर होगा अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एडी रामा, तो उन्होंने DLR नामक ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मंत्री का दर्जा दे दिया है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसका काम है भ्रष्टाचार पर काबू करना, नज़र रखना, जो सरकारी खरीद है, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उस पर नज़र रखना, ये सब काम होगा इसका। अल्बानिया चलते हैं, एक बार मैप के ज़रिए हम देखते हैं। ये अपना प्यारा भारत है, और अब हम लोग चलते हैं अल्बानिया की ओर। अल्बानिया जो है वो एक यूरोपीय देश है, और यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीस के ठीक बगल में ये है। ठीक है, यहाँ पर इसकी राजधानी है तिराना। ग्रीस, आप यहाँ ये वाला ग्रीस हो गया, और ये देख रहे हैं आप ये। ठीक है, तो ये आप देखेंगे मेडिटेरियन सी में यहाँ पर ये देश आपको दिख रहा है, राजधानी है तिराना। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख हो गई है, और लगातार 55वें साल आबादी के अनुपात में शतायु लोगों का रिकॉर्ड बन गया है? आंसर होगा जापान। जापान में ये हुआ है, जापान में करीब 1 लाख लोगों ने 100 वर्ष की उम्र पार कर ली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और अगर हम अनुपात देखेंगे, जो आबादी का अनुपात है, उसमें ये बहुत बड़ा आंकड़ा ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि आबादी के अनुसार, मतलब ये तो आबादी के अनुपात के अनुसार है, लेकिन अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बुजुर्ग कहाँ पर रहते हैं, तो वो है भारत। ठीक है, लेकिन भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उसके तुलना में ये 2.5 लाख बहुत ज़्यादा नहीं है। 2.5 लाख तो केवल वोटर हैं जो 100 साल से अधिक उम्र के हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने ये बताया हुआ है। ओके, लेकिन अगर हम अनुपात में देखेंगे टोटल आबादी के, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 0.81% के आसपास ये वहाँ की टोटल आबादी का इतना है। भारत में बहुत मामूली से परसेंट होगा, लेकिन 2.5 लाख टोटल है। उसके बाद फिर चीन आता है लगभग 1.5 लाख, फिर जापान 1 लाख है, फिर अमेरिका है, उसका इटली है। ओके, नेपाल में किस जनरेशन के युवाओं ने 26 सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन किया, और फिर सरकार को वहाँ झुकना पड़ा था? तो क्या होगा, जेन जी। क्या कहेंगे हम? जेन जी। तो ये सवाल होगा कि जेन जी क्या होता है, किसको कहते हैं जेन जी? तो देखिए, जिनका जन्म जो है ना 1997 से लेकर 2012-13 के बीच में होता है, वह है, उनको जेन जी कहते हैं। ये पूरी तरह से स्मार्टफोन, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई पीढ़ी है। और फिर अगली जो पीढ़ी है ना 12-13 के बाद की जो अभी तक है, वो जेन अल्फ़ा है, यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, इन सब के साथ बड़ी हो रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पड़ोसी देश में जेन जी युवाओं ने संसद, सुप्रीम कोर्ट और नेताओं के घर जला दिए और प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर
इस्तीफा देकर भागना पड़ा? नेपाल। ये सवाल हो सकते हैं, ठीक है, नेपाल। और इस तरीके से जो जलता हुआ आप देख रहे हैं, ये संसद है जल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट जल रहा है, और ये वहाँ का सचिवालय है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठते थे, मंत्री बैठते थे, राज दरबार नाम था इसका, वो सब जला दिया गया था जेएनजी आंदोलन के दौरान। बहुत बुरा हाल था। तो पहले श्रीलंका का बुरा हाल हुआ, फिर बांग्लादेश, और अब नेपाल, हमारा जो पड़ोस है, वहाँ हालत ख़राब है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कुशासन और सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध, वो सब, उन सब ने ये हाल कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जेएनजी के द्वारा नेपाल में तख्ता पलट के बाद अंतरिम और पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? सुशीला कार्की। क्या नाम है? सुशीला कार्की। ये रहा फोटोग्राफ इनका। जेएनजी आंदोलन, हिंसा, आगजनी और तख्ता पलट के 4 दिन के बाद सुशीला कार्की के हाथ में सत्ता आई। 12 सितंबर को इनको शपथ दिलाई गई वहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के द्वारा। ये कौन है सुशीला कार्की? तो वो सुप्रीम कोर्ट की, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई इन्होंने काफ़ी कुछ भारत में की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस यूरोपीय देश में ब्लॉक एवरीथिंग नामक अभियान चला और देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए? आंसर का फ्रांस। यह आंदोलन का नाम था ब्लॉक एवरीथिंग। ओके, यानी सब कुछ बंद कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, तख्ता पलट की कोशिश के लिए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल की जेल की सज़ा सुनाई? आंसर का ब्राज़ील। 11 सितंबर को ये ऐलान, मतलब ये जो फैसला है वो सुनाया गया है। जायर बोल्सोनारो जो है वो 2022 में चुनाव हार गए थे और लूला डे सिल्वा वो राष्ट्रपति बने थे। तो फिर 2023 में जब लूला डे सिल्वा उन्होंने शपथ ले ली राष्ट्रपति पद की, उसके बाद फिर उनको हटाने के लिए पूरी कोशिश हुई थी ब्राज़ील में। एक बार मैप के ज़रिए भी देखते हैं, प्यारा भारत है अपना, और दक्षिण जो अमेरिका महादेश है वहाँ चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका महादेश है, इधर उत्तरी और ये इधर दक्षिणी, और ये रेड कलर में देख रहे हैं आप, ये ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील में ही वहाँ की जो राजधानी है ब्रासिलिया, तो वहाँ पर ये जो घटना हुई थी, और उस समय पब्लिक भयानक रूप से आ गई थी इनके कहने पर, और फिर दंगे की स्थिति हुई, और वहाँ की जो संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद में घुस गई थी पब्लिक, और बुरा हाल वहाँ कर दिया था इस जगह पर। और ये नज़ारा था उस वक्त का। तो तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे लूला डे सिल्वा को राष्ट्रपति के तौर पर, और फिर अब सज़ा इनको सुनाई गई है 27 साल की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रांस में 2 साल में चौथे प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा। तो सितंबर 2025 में संसद ने किसे प्राइम मिनिस्टर पद से हटा दिया? आंसर फ्रांसवा बायरो। फ्रांसवा बायरो 2 साल में 5वें और 1 साल में चौथे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की ज़रूरत पड़ गई है। 9 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे और फिर संसद ने हटा दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सितंबर 2025 में किसे फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर चुना है? आंसर होगा सेबेस्टियन लेकोर्नु। सेबेस्टियन लेकोर्नु तो उनके सहयोगी हैं और उनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। देखिए क्या है ना, फ्रांस में थोड़ी स्थिति गड़बड़ है, वहाँ ना राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, ठीक है, और वहाँ के संसदीय चुनाव अलग होते हैं, और फिर हालांकि राष्ट्रपति ही सर्वोपरि है वहाँ पर, उसी का डिसीजन होता है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की जैसे स्थिति होती है, लेकिन वहाँ एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है जो राष्ट्रपति के कहने पर चलता है, और देश की जो व्यवस्था है वो उसका जिम्मेदार एक तरह से कुछ तौर पर प्रधानमंत्री भी होता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि राष्ट्रपति किसी पार्टी का बन गया और वहाँ पर संसद में बहुमत किसी पार्टी के आ गए, तो जिसकी बहुमत है उसका जो है वो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन कई बार राष्ट्रपति बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, हमारे इस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना दो, आप लोग समर्थन कर दो, और फिर आपकी नीतियों के आधार पर हम कुछ बातें मान लेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, और यहाँ पर फिर बार बार वहाँ प्राइम मिनिस्टर बदलने पड़े। अगला क्वेश्चन, कतर की राजधानी दोहा में किस देश ने
हमास को निशाना बनाकर सितंबर 2025 में हमला किया? आंसर होगा इजराइल ने हमला किया, ठीक है, और कहा कि हमास के नेता थे उन्हीं को टारगेट किया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। सितंबर 2025 में जापान के किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की? शिगेरू इशिबा। मात्र 11 महीने पहले वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। जनता में बहुत असंतोष है जैसा कि खबरें आई हैं, और फिर इन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी टूटने के कगार पर आ गई थी इनकी, कहा इस्तीफा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए उप प्रधानमंत्री कौन है? तो डेविड लैमी, ठीक है, डेविड लैमी। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री जो थी वो एंजेला रेनर थी, लेकिन कुछ टैक्स घोटाले में नाम आ गया, फिर इस्तीफा देना पड़ा, और अब डेविड लैमी जो है उप प्रधानमंत्री बने हैं। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर, ठीक है, कीर स्टारमर वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं? अनुतिन चारविराकुल, ये नाम है इनका, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस टाइकून है और इनको प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। 2 वर्ष में ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले पैतोरटान शिनावात्रा थी, लेकिन उनको बर्खास्त कर दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को ने विश्व धरोहर की टेंटेटिव लिस्ट यानी अस्थायी सूची में सितंबर 2025 में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है? आंसर होगा 7। टोटल 7 को शामिल किया है। ये पूरा लिस्ट है। डेक्कन ट्रैप्स है महाराष्ट्र में, सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर का भूवैज्ञानिक धरोहर है कर्नाटक में, मेघालयन एज गुफाएं हैं मेघालय में, नगा हिल ओफियोलाइट है ये नागालैंड में, एर्रा मट्टी डिब्बालू है आंध्र प्रदेश में, तिरुमारा हिल्स का प्राकृतिक धरोहर है आंध्र प्रदेश में, वर्कला का प्राकृतिक धरोहर है केरल में। इन सबको दिया गया है और टोटल जो संख्या हो गई है ना वो 69 हो गई है। कितनी हो गई है? 69 हो गई है अस्थायी यानी टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। टेंटेटिव और नॉन टेंटेटिव क्या हुआ? देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होने के लिए ना पहले उसे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना होता है। तो इसमें संख्या 69 हो गई और पूरी लिस्ट के लिस्ट मैंने जो है यहाँ पर दे दिया है। आप PDF से देख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप अगर YouTube पर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और ऐप पर देख रहे हैं ये वीडियो तो आप वहाँ पर PDF भी रख दिया गया, तो टोटल 69 ये हो गया है, ओके। और अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज कितने हैं भारत में, तो 44 संख्या है टोटल। उसकी भी लिस्ट जो है ना वो यहाँ पर दे दी गई है, ये आप देख सकते हैं, ओके। 44 और जो लेटेस्ट है वो मराठा सैन्य प्रदेश है महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु के एक जो किला है वो है ये 44वां। ये देखिए ये सारे किले, ओके। चलिए अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ठीक है। यूनेस्को ने किस राज्य के पचगनी और महाबलेश्वर में स्थित डेक्कन ट्रैप्स को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र के, ठीक है। पचगनी और महाबलेश्वर में स्थित है। वैसे तो डेक्कन ट्रैप्स जो है ना वो बड़े पैमाने पर कई राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन ये जो मान्यता दी गई है वो दी गई है पचगनी और महाबलेश्वर के डेक्कन ट्रैप्स को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप्स क्या है? ये भारत का बहुत बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ था। करीब ये 6.5 करोड़ साल पहले बना था। तब धरती के अंदर से बहुत सारा लावा और गैस निकल रही थी। भारत जो है ना उस वहाँ पर बड़े पैमाने पर लावा और गैस का पूरा क्षेत्र था, ठीक है। ज्वालामुखी बड़े बड़े ज्वालामुखी थे, हॉट स्पॉट थे, मतलब बड़े पैमाने पर, और ये बहुत बड़े थे और इसी की वजह से वहाँ पर ये डेक्कन ट्रैप्स का मतलब सीढ़ी नुमा, तो और डेक्कन मतलब उस समय के, तो ये जो है ना इस तरह के जो सीढ़ी नुमा पहाड़ दिखते हैं वो वही हैं आज के ज़माने में नज़र आते हैं वो, ठीक है। ये खेती को भी बहुत मदद करते हैं क्योंकि काली मिट्टी उसी की वजह से हुई है। पर्यावरण के लिए भी अब ये ख़ास है। उस समय तो तबाही थी, उस समय था वो वक्त जब
वो डायनासोर हुआ करते थे। और उस समय इन डेक्कन जो घटनाएं हुई थी ज्वालामुखी की, उसकी वजह से पर्यावरण बहुत ख़राब हो गया था और डायनासोर को भी बहुत दिक्कत हो रही थी। आखिरी जो चोट की थी किसने की थी? जो उल्का पिंड गिरा था ना, उसने तो पूरा जो है ना डायनासोर को विलुप्त कर दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर का भूवैज्ञानिक धरोहर उसको वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया? तो वह है कर्नाटक का। तो ये आप देखेंगे इस तरीके का है ये, ठीक है। इसमें क्या है ना, मतलब खंबे नुमा जो है ना वो चीज़ें बनी हुई हैं, चीज़ें पत्थर हैं खंबे नुमा। और कर्नाटक में एक ये आइलैंड है, कर्नाटक में अरब सागर में, ठीक है। 88 मिलियन ईयर साल पुराना, यानी लेट क्रेटेशियस काल की ये हैं, ठीक है। और ये एक तरह से मतलब सबूत हैं, किस चीज़ के सबूत हैं? जब जो भारत का जो ना, या कहें इंडियन प्लेट जो है ना, वो अफ्रीकन प्लेट से यानी मेडागास्कर से अलग होकर और जो आगे जो टकराया यूरेशियन प्लेट में, बर्मन प्लेट में, तो उसके ये सब सबूत हैं, ये उस समय के ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने मेघालयन काल की गुफाओं को विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल किया। तो मेघालयन एज कब शुरू हुआ था? तो मेघालयन एज अभी भी है, लेकिन शुरुआत कब हुई थी? तो वो 4200 वर्ष पूर्व, इतने वर्ष पहले ये शुरू हुआ था। तो यूनेस्को ने इन गुफाओं को जो है ना अस्थायी सूची में शामिल किया है। 4200 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 4.6 अरब वर्ष पहले। भूगर्भीय मतलब क्या है ना, ये सब भूगर्भीय समय के पैमाना ये माना जाता, तो नवीनतम इकाई है ये। 4200 वर्ष पहले शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। मेघालयन एज चल रहा है, यानी युग चल रहा है। और मेघालयन एज के दौरान क्या हुआ क्या था ना कि वो फोटो चलिए, उस समय हुआ ये था कि अचानक से दुनिया भर में सूखा पड़ा था और ठंड का दौर आया था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी सभ्यताएं जो थी ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। दुनिया भर की, मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, ये सब बहुत प्रभावित हुई थी, ठीक है। तो ये मेघालयन युग का जो टोटल जो है ना चीज़ें, वो गुफाओं में अभी भी उसके सबूत छिपे हुए हैं। मेघालय में वो सबूत हैं, वो अलग तरह की गुफा है, अंदर एक इकोसिस्टम बना हुआ है, ठीक है। वहाँ तालाब हैं, गुफा में ही कई किलोमीटर लंबी जो नदी भी है, और अलग अलग तरह के जीव हैं, बहुत अलग अलग तरह के, जैसे बिना आँख वाली मछलियाँ उस जगह मिलती हैं। बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये जो गुफा है ना वो चूना पत्थर इन सब चीज़ों से बनी हुई है। पूर्वी खासी हिल्स मेघालय में वहीं पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनेस्को ने नगा हिल ऑफियोलाइट को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया। तो ये इंडियन और किस टेक्टोनिक प्लेट के टकराव के सबूत हैं? तो म्यांमार बर्मा प्लेट, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जो है टकराव जो है वो उसका नतीजा है। यूरेशियन प्लेट में इंडियन प्लेट टकराई थी, लेकिन म्यांमार का भी प्लेट जो है ना वो उसका टक्कर हुई थी। ये इधर से जो आया था ना, तो यहाँ पर बर्मा प्लेट थी, म्यांमार प्लेट या बर्मा प्लेट, तो इससे जो टक्कर हुई यहाँ भी टक्कर हुई। यूरेशियन प्लेट यहाँ थी, तो ये टक्कर हुई, तो यहाँ के जो समुद्र के जो हिस्से थे ना वो ऊपर उठकर यहाँ पर आ गए हैं, इस जगह पर आ गए। तो इस जगह पर हम वहाँ पर ये देखते हैं, क्या देखते हैं? नगा हिल ओफियोलाइट कहते हैं। ओफियोलाइट मतलब समुद्र के जो अंदर की जो चट्टानें हैं वो ऊपर हो गई हैं, वो सब हमें नज़र आते हैं। जैसे टक्कर जब होती है ना, तो एक तो नीचे चला जाता है, एक ऊपर की ओर उठ जाता है, वो पहाड़ हैं और वो सब सबूत हैं। ये कब की बात है? 90 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। 90 मिलियन वर्ष से लेकर करीब 60 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच की ये बात है। तो इसी को नागालैंड में जो है ना, उसी को ये अस्थायी सूची में शामिल किया गया है।
आगे बढ़ते हैं और इवेंट यानी घटना, दुर्घटना, आयोजन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश के उस गांव का नाम बताएं जहां सूर्योदय के समय भारत में सूर्य की पहली किरण आती है। इस गांव में सनराइज फेस्टिवल का आयोजन होगा, ऐसा ऐलान किया गया है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डोंग विलेज। क्या है? डोंग विलेज। ये अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में स्थित है और ये फेस्टिवल 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित होगा 2026 में। ठीक है, अभी 2025 में 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2026 तक। और ये वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने इसका ऐलान किया। वह वहाँ पर पहुँचे भी थे कि नए साल में पहली किरण अगर कोई देखना चाहता है तो वहाँ आयोजन में आ सकता है। और अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुँच चुके हैं और दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। थीम है इस बार की स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह कब, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह जो ना और बधिर दिवस किस माह के अंतिम सप्ताह और अंतिम रविवार को मनाया जाता है? तो सितंबर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया था? 21 सितंबर को मनाया था। और इस बार की थीम क्या है? शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। अगला क्वेश्चन, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया था? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, गैंडा की उसकी संरक्षण के लिए, और भारत में एक सींग वाला गैंडा मिलता है। अगला क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग में क्या होता है ना, तंत्रिका तंत्र जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। एक खास प्रोटीन जो है ना ज़्यादा वहाँ बनने लगता है उसकी वजह से, और फिर धीरे धीरे जो है ना याददाश्त जो है चली जाती है। एक सैयारा मूवी आई थी, इसी पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? बैम्बू डे, आंसर होगा 18 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 2025 की थीम एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ हिंदी, ये थीम है। भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 15 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या थी? एक अस्थायी विश्व के लिए इंजीनियरिंग समाधान। हालांकि थीम कई सारी अलग वेबसाइट पर अलग अलग मुझे दिखी थी, लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस में था, इसलिए मैंने इसको सही मान लिया है। ठीक है, हो सकता है आपको दूसरी जगह कुछ और देखने को मिले, लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस ने इसी को ये बताया है। ठीक है, तो प्रमुख अखबार है, इसलिए हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दो ही जगहों से कंटेंट बनाते हैं मुख्य तौर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अब दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन, इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर के दूसरे शनिवार को 2025 में 13 सितंबर को मनाएगा। और थीम थी इस बार की प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को। और थीम है शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें। अगला क्वेश्चन, विश्व ये रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम ये रही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ के दिन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। थीम क्या है इस बार की? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके जन्मदिन पर। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 2 सितंबर को। और इस बार की थीम है कोकोनट फॉर कल्चरल इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी बेहतर जीवन के लिए सही खाएं। दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।